अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूं और इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी हैपनिंग की बात करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त पेश हो चुके हैं। डेडलाइन दी गई थी कोर्ट की जानिब से आज के दिन की 9 सितंबर की। 4 जुलाई को यह अहकामात सामने आए थे कि अगर जो गुमशुदा अफराद हैं अगर उनकी बाजियाबी नहीं होती तो फिर वजीर आजम पाकिस्तान खुद अदालत पेश होंगे। इस वक्त अदालत के बाहर क्या सिचुएशन है, क्या कार्रवाई हो रही है, कितनी सिक्योरिटी है, कौन कौन यहां पर पहुंचा है और सिचुएशन क्या है, सारी बात जानेंगे। सहाफी शिराज अहमद शिराजी हमारे साथ मौजूद है। शिराज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। वजीर आजम पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके। बहुत बहुत शुक्रिया नबीहा। बिल्कुल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है वो आपसे कुछ ही देर कबल यहाँ पर पहुँचे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी उनके साथ थी और इस वक्त जो है इस अहम केस की समाअत जारी है। मैं आपको बताना चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के जवान जो है वो खड़े हैं, साथ ही साथ रेंजर के एहलकार भी यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनके चारों अतराफ कनातें लगाई गई है। इसी तरह जो है खारदार तारे भी नस्ब कर दी गई है और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अहाता है उसमें आने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। इस वक्त इस अहम केस की समाअत जो है वो जारी है। रोस्टरों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आए थे और उन्होंने भी कहा कि जो है मैं एक सादा सा बंदा हूँ और जब मैं वज़ीर आला था तो उस वक्त भी मैंने पाकिस्तान के जितने भी इलाकों के तलबा हैं उनको मैंने पंजाब में जो है मुख्तलिफ जामियात में मुख्तलिफ तालीमी जो इंस्टीट्यूट है उसमें जो है मैंने दाखिले भी दिए। तो केस की समाअत जो है वो इस वक्त जारी है। मुदस्सिर नाड़ो का जो बेटा है उससे भी वज़ीर आज़म ने मुलाकात की और साथ ही साथ जो उनकी बीवी है उससे भी मुलाकात की और इस वक्त भी केस जो है वो चल रहा है। समाअत जो है उस वक्त जारी है। अच्छा, मुझे बताएगा गुमशुदा अफराद की फैमिलीज में से जैसे आपने एक केस का जिक्र किया, कौन कौन यहाँ पर मौजूद है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान PM पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की किस किस से मुलाकात हुई? अदालत पहुंचने पर मीडिया टॉक भी की, उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया नुमाइंदगान से या नहीं? देखिए नबीहा, मीडिया नुमाइंदगान से अभी तक बात नहीं की, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो समाअत के बाद जो है मीडिया से बातचीत भी करेंगे और यहाँ पर जब वो पहुँचे तो मुदस्सिर नाड़ो उसकी जो अहलिया है उससे, जो उनका बेटा है उनसे उन्होंने बात की। जब वो अंदर पहुँचे तो चीफ जस्टिस ने भी उससे कहा कि यहाँ पर एक बच्चा आता है जो अपने वालिद के बारे में पूछता है तो हम उनको क्या जवाब दे। तो उस पर भी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं जितनी हो सके मैं कोशिश करूँगा कि उनको जो है मैं बाजियाब करा सकूँ और स्पेशल पर बलोच तलबा के जो मसाइल है उनके हवाले से चीफ जस्टिस ने जोर दिया कि बलोच तलबा के जो मसाइल है वो बहुत ज़्यादा है। तो उस पर भी वज़ीर आज़म ने कहा कि जितना हो सके मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा और कोशिश के मुताबिक मैं काम करूँगा। तो बाहर के हवाले से मैं नबीहा को बता चलूँ कि इस वक्त भी यहाँ पर क्योंकि वज़ीर आज़म यहाँ पर पहुँचे तो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। इस्लामाबाद पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हैं, ट्रैफिक एहलकार यहाँ पर मौजूद है और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर है। आज की सबसे अहम बात यह है कि जो मीडिया की गाड़ियाँ हैं उनको भी यहाँ पर हाई कोर्ट के अहाते में जाने से रोक दिया गया था और सुबह जो है मीडिया के नुमाइंदों को भी यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब जो है मीडिया को जो है यहाँ पर इजाज़त दे दी गई है और शामियाने भी मुख्तलिफ साइडों पर लगाई गई है। साथ ही साथ खारदार तारे भी जो है यहाँ पर मौजूद है और प्रॉपर चेकिंग के बाद जो है जितने भी मुतल्लिका अफराद हैं उनको यहाँ पर आने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। अच्छा, आपने शिराज हमें कंफर्म किया, आपने बताया कि मुदस्सिर की जो वाइफ है वो भी यहाँ पर है। लेट अस कंफर्म यू है कि हिज वाइफ इज नो मोर और आई थिंक सो कि बच्चे की जो कस्टडी है वो उसकी नानी और नाना के पास है, तो मे बी वो यहाँ पर मौजूद होंगे बच्चे के साथ। अच्छा, मुझे बताइएगा वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुंचे हैं, कौन कौन सी अहम शख्सियात और यहाँ पर पहुंची अदालत के बाहर? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ जब यहाँ पर पहुँचे तो उनके साथ जो है मरियम औरंगज़ेब थी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी उनके साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ जो दीगर उनके अहम शख्सियात हैं वो भी उनके साथ थे। तो इस वक्त जो है इस केस की समाअत जारी है और जैसे ही कोई अपडेट्स आती है इस केस के हवाले से तो अपने नाज़रीन को ज़रूर आगाह करेंगे। जी नबी, हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शिराज अहमद शिराजी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक हमें अपडेट
स्पीकर थे शहबाज शरीफ इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और खासी सिक्योरिटी इस वक्त अदालत के बाहर मौजूद है। शहराज ने हमें अपडेट किया पूरी सिचुएशन से मुतालिक। प्रोग्राम में अभी बढ़ेंगे आगे और इस वक्त जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। जैसा कि हम तमाम लोगों को पता है कि इस वक्त जो हमारे मुल्की हालात हैं काफ़ी मुश्किल से हम दो चार हैं, चैलेंजिंग सूरत हाल है, सैलाबी सूरत हाल से हमारा मुल्क इस वक्त दो चार है, शहर पानी में डूबे हुए हैं, करोड़ों शहरी खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, लाखों एकड़ पर मुश्तमिल फसलें तबाह हो गई हैं। इन हालात में पूरी कौम एसार के जज्बे से सरशार है, मगर सियासी क़यादत इस सैलाबी सूरत हाल में भी जलसों, रैलियों और इंतखाबी जोड़ तोड़ में मसरूफ है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूबाई और कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए, लेकिन सियासी क़यादत के बयानात और शोला बयानी का सिलसिला एक जारी है। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज साहिबा ने गुज़श्ता रोज चिश्तिया में, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने मुल्तान में भरपूर पावर शो किया। तनकीद के निश्तर दोनों ने खूब एक दूसरे पर चलाए। मरियम नवाज ने कहा कि कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ को वतन वापस नहीं आने दिया जा रहा, तो इमरान खान ने कहा कि सबसे बात हो सकती है लेकिन चोरों से बात नहीं हो सकती। पहले आपको दिखाते हैं कि मरियम नवाज साहिबा क्या कहती हैं, फिर इमरान खान साहब ने क्या कहा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जब इसकी बात नहीं सुनी जाती तो जिनको अपनी औलाद कह रहे, जिनका बाप बन रहा है, कभी उनको कहता है कि ये जानवर है, कभी उनको मीर जाफर कहता है कि सारा पाकिस्तान यूथिए नहीं है। बदकिस्मती ये है कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला एक ऐसे शख्स से है जो शैतान भी है और घटिया भी है। मरियम नवाज साहबा की आपने शोला बयानी सुनी। दूसरी जानिब खान साहब किस तरह से तनकीद कर रहे हैं, क्राउड को, मजमे को क्या कह रहे हैं, जरा आप देखिए। मुल्तान आजकल हालात ऐसे हैं कि वालिद जनाब या पीपल्स पार्टी या नून लीग के लिए मेहनत कर रहा है, जब घर आता है तो पता चलता है कि बीवी बच्चे सारे तहरीक इंसाफ में आ गए। ऐसे लग रहा है कि जैसे पुराने जमाने के अंदर जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की और लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आए और राय हक पे लेके आए, तो एक वक्त ऐसा था कि आदमी कहीं और होता था, घर में औरतें और नौजवान इस्लाम कबूल कर लेते थे। इसी हवाले से बात करेंगे, उनका जो स्टेटमेंट है ज़रा इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर जो मुल्की सूरत हाल है और सियासतदान अभी भी सियासत कर रहे हैं, आम शख्स जो है इस वक्त उसको रोटी के लाले पड़े हुए हैं। मुल्क की आप हालत देखें कि सैलाबी सूरत हाल है। और जो ये खान साहब की खासतौर पे जो स्टेटमेंट आई है, मैं ज़रा इससे आगाज़ करना चाहूँगी। हमारे मेहमान उनका तारुफ करवाते चलूँ। सीनियर सहाफ़ी फरीद रईस हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन। फरीद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन न्यू पाकिस्तान। अच्छा, ये स्टेटमेंट आपने भी सुनी, आपने उनकी तकरीर भी, स्पीच भी सुनी होगी। हम ये नहीं कह रहे कि खान साहब बस सियासत ना करें, सियासत करने का उनको पूरा हक है, मगर क्या इस तरह के जो मजहबी मुवाज़ने दे रहे हैं वो अपनी स्पीचेस में, क्या ये देना दुरुस्त है? क्योंकि गुज़श्ता रोज भी उन्होंने चिश्तिया में मजहबी टच देने की कोशिश की, जिसको लोगों ने पसंद नहीं किया। क्या कहेंगे आप उनकी इस स्टेटमेंट पर, क्या कमेंट करेंगे? बहुत शुक्रिया नबिया। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि इस वक्त आप एक नेचुरल जो क्लामिटी है, नेचुरल डिजास्टर है, पाकिस्तान को उसका सामना है। और नेचुरल जो डिजास्टर है इतना उसका स्कोप बड़ा है, उसका वॉल्यूम इतना बड़ा है कि उसकी रिवाइवल के लिए, उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए जो है वो अभी आपको कई बरस लग जाएंगे, बरसों लगेंगे उसको दोबारा से रिवाइव करने के अंदर। आपको उसके साथ साथ इस वक्त वो इलाके जो कि ज़रई अराजी आपकी वो आपकी पानी के अंदर है, तो आपकी जो फूड सिक्योरिटी का मामला है वो बहुत बड़ा इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी मुल्क की सियासत इतनी बेरहम है कि सियासत के लिए जो है वो सियासतदान उनको इस बात से गर्ज नहीं। और मैं इसका आगाज करूंगा कि इमरान खान की जहां तक हमने बात की और आपने जिस तरह से इनके स्टेटमेंट सुनवाए, उनको और उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो खान साहब को जो इर्द गिर्द रहते हैं, जो खान साहब को जो है वो कभी कोई इस्लामी टच देने की बात करता है, कभी खान साहब को जो है वो कोई ये बताता है कि खान साहब सैलाब से सब कुछ ओके है, कोई मसला नहीं है, आप सियासत जारी रखें, आप इनको जो है वो खींच के रखें, आप उनके ऊपर जो प्रेशर डाला हुआ है वो प्रेशर बढ़ाते रहें, उसको कम ना कीजिएगा।
ये वो चीज है जिसके ऊपर खान साहब जो बात करते हैं ना कि आपने जो भी साउंड बाइट सुनाई है कि मैं जनाब चोरों से बात नहीं करूंगा, खान साहब समझते ही हैं हम कोई उनकी शख्सियत या कोई ये नहीं कि हम उसकी तरफ बात करें, लेकिन बैक टू बैक ये तो वो चौधरी ब्रदर्स के बारे में भी कह चुके थे। बहरहाल मतलब खान साहब की स्टेटमेंट को मेरे ख्याल से इतनी संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। माजी में उनके बारे में भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं कि आपने जो बात की है कि उसके अंदर के आपको ये समझना चाहिए कि आप जो है वो सबसे मुल्क में सबसे बात होती है, सियासत के अंदर बातें सबसे होती हैं। सियासत के अंदर ये नहीं होता कि सिर्फ आप ठीक हैं या अगर मैं समझूं कि मैं ठीक हूं और मेरे अलावा सब गलत हैं, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, बाकी सब गलत कर रहे हैं, मेरे अलावा मैं ईमानदार हूं, मेरे अलावा सब चोर हैं, मैं जो बात कर रहा हूं वो मुहिब्बे वतन के जुमरे में आएगी और मेरे अलावा जितने बात करेंगे वो सारी गद्दारी के जुमरे में आएंगे। ये वो क्लियर डिवाइड है जो खान साहब अपनी सियासत से, सियासी तकारीर से पैदा करने की जो कोशिश कर रहे हैं और अपना नैरेटिव को सेल कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं नबिया एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल की तरफ ले जा चुके हैं खान साहब, एक ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ले जा रहे हैं वो जहां पे कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं वो, एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसके अंदर वो अपनी सियासत, अपनी जमात, अपने फायदे, अपने मफाद के लिए वो पूरे मुल्क को, पूरे कौम को उन्होंने दाव पर वो लगा रही हैं। सियासत होती रहेगी। इस वक्त बाय इलेक्शन जो हो रहे हैं उस बाय इलेक्शन का टेम्परेचर आपको नजर आया होगा। मुल्तान की बात करें एक यानी NA 157 की, उसके अलावा जो जितने भी हलके थे उसके अंदर बाय इलेक्शन हो रहे थे। आपने जैसे अपने इब्तिदाइये में कहा कि ये 13 थे, यानी 11 सितंबर को 3 NA 157 मुल्तान 4 में होना था, ये PP 139 शेखोपुरा 5 का और PP 241 भावल नगर 5 का ये बाय इलेक्शन 11 सितंबर यानी इतवार को होना था। और आपको ये जो पॉलिटिकल इस वक्त हाइप और पॉलिटिकल जो इस वक्त जो बहुत ज्यादा इसके अंदर आपको इसकी जो वॉल्यूम है वो आपको इसलिए भी नजर आता है क्योंकि बाय इलेक्शंस के अंदर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की कोशिश होती है, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो या बाय इलेक्शंस हो, कि वो चाहते हैं उनकी उसके अंदर जो है वो कामयाबी हो। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला आया है उस फैसले के बाद जो है वो उसको भी खान साहब ने उसको दूसरी तरफ उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की। ये वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर मुल्की हालात के पेश नजर जो इस वक्त हमारे मुल्क के जो मौजूदा मसाइल हैं उनको पेश नजर रखते हुए आप समझते हैं कि दुरुस्त फैसला है। दूसरी जानिब जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हो गई हैं और जो उनकी स्टेटमेंट सामने आई कि नवाज शरीफ की वतन वापसी में रुकावट है, अब इस पर आप क्या तज्जिया तबसरा करेंगे? मैं ये समझता हूं कि उनको इस बारे में क्लैरिफिकेशन और वाजे करना चाहिए। देखिए इन बिटवीन द लाइंस अगर आप बात करेंगे तो फिर उसमें जस्टिफिकेशन नहीं होगी। अगर विफाक के अंदर विफाकी हुकूमत है, उनकी PDM की गवर्नमेंट है, नून लीग उसके अंदर जो स्टीयरिंग उनके पास है, ड्राइविंग सीट के अंदर है, उनको मेंशन करना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से वो रुकावटें क्या हैं, कहां से रुकावटें आ रही हैं, कौन है जो रुकावट डाल रहा है, कौन है जो नहीं चाहता है। क्योंकि जब बाकी मुस्लिम लीग नून के लोगों से जो सीनियर क़यादत से या वो लोग जो कि इसमें ऑन बोर्ड है इस सारी सूरत हाल के अंदर, जब उनसे बात की जाती है तो उनके मुताबिक वो कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी डॉक्टर्स की इजाजत से मशरूत है, यानी उनको डॉक्टर्स इजाजत देंगे। बहरहाल वो अपना इलाज कराने के लिए लंदन में मौजूद है, वहां उनका इलाज चल रहा है, तो वो इलाज से मशरूत उसको करते हैं। अगर मरियम नवाज साहिबा इस बारे में बात करती हैं कि मियां नवाज शरीफ की वापसी में रुकावट है, वो इसको क्लैरिफाई करें कि वो रुकावट कौन डाल रहा है, जबकि हुकूमत विफाक के अंदर उनकी है, उनके पास तमाम वसाइल मौजूद हैं। तो फिर रुकावट अगर आ रही है तो फिर यह सवाल भी पैदा होता है कि क्या उनकी हुकूमत होने के बावजूद भी क्या कोई और भी है पैरेलल जहां से उन तमाम मामलात को देखा जा रहा है, या फिर वो रुकावटें डाली जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ क्लियर करना चाहिए उनको। एक्टिव जो होने की बात जहां तक आपने की है, यकीनी तौर के ऊपर तमाम सियासी जमातों का हक है और मरियम नवाज साहिबा जिस तरीके से आप बिल्कुल, और अभी तो वो खासी पॉलिटिकली एक्टिव भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कुछ अरसे के लिए एक्टिव होती हैं सियासत के मैदान में और उसके बाद 2-3 माह के लिए एक मरतबा फिर से खामोशी इख्तियार कर लेती हैं। तो यहाँ पर ये भी सवाल पैदा होता है कि ये कौन है जो उनको बावक्ते जरूरत मैदान सियासत में लॉन्च करता है और फिर जब चाहे चुप भी करवा देता है। बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका फरीद, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। प्रोग्राम में इस वक्त हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे। स्टे विद अस। Pakistan,
खान साहब से बताइएगा क्या आपके मामला टिप आ गए? खान साहब क्या आपके मामला टिप आ गए? खान साहब बताइएगा, खान साहब क्या आपके मामला टिप आ गए? खान साहब बताइएगा। गुज़श्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश हुए। कल की सियासी हैपनिंग रही जिन्हें अदालत ने बार बार खातून जज के खिलाफ धमकी आमेज अल्फाज पर मुआफ़ी मांगने का कहा, मगर खान साहब हैं कि मैं ना मानू की रेट पर ही कायम रहे। एडिशनल जज ज़ेबा चौधरी से मुतल्लिक दिए गए बयान पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला हो चुका है और समात 22 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। हुक्मनामे में निहाल हाशमी और फिरदौस आशिकावान समेत मुख्तलिफ मुकदमात का हवाला भी दिया गया और जवाब को इत्मीनान बख्श नहीं पाया गया। और इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून इरफान कादिर साहब। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। 22 सितंबर तक समात मुलतवी कर दी गई है और फर्द जुर्म खान साहब पर आयद होने का फैसला किया गया है। जी, तो आप मुझसे क्या पूछ रही हैं? मैं सवाल क्या मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि फर्दे जुर्म आयद होने के बाद क्या होगा सर? जी, फिलहाल तो आप देखें कि उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया इनको। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चाहता तो डे टू डे प्रोसीडिंग्स करके आज से 1-2 दिन में उनको सजा भी सुना सकता था, लेकिन उन्होंने डेफिनेटली उनको टाइम दिया ताकि इनके पास ज्यादा टाइम हो, ताकि अगर कोई रास्ता निकल सकता है बचाव का तो वो ये डेफिनेटली वो उस तरफ कोशिश करें। और उसके बाद जब फर्द जुर्म आयद हो गई तो फिर तो डेफिनेटली फिर प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी, फिर एविडेंस लीड होगा दोनों साइडों से, फिर आर्गुमेंट्स होंगे प्रोसिक्यूशन के और फिर डिफेंस के, और उसके बाद फिर इसका फैसला आ जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये काफी जल्दी होगा। अच्छा। क्योंकि इसमें देर इसलिए नहीं लगेगी कि इसमें जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो तो एडमिटेड हैं। खान साहब ने एडमिट कर ली हैं वो अटरेंसेस, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने अटरेंसेस नहीं की। और जब उन्होंने ये जो कल का जो हम देख रहे थे तो उन्होंने गालिबन अफसोस का भी इजहार किया था कि मुझे अफसोस है, तो इसका मतलब है कि एक हद तक वो अपनी गलती जो है वो मान भी रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने माफी का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल नहीं किया। वो इस वजह से नहीं किया कि वो जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके सामने वो अपनी जो साहब यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने लफ्ज अफसोस का तो बारहा इस्तेमाल किया, ये तो हमने देखा भी, लेकिन माफी का लफ्ज जैसे कि अभी आपने फरमाया कि वो उन्होंने नहीं किया, तो माफी मांगने का मौका आप समझते हैं कि खान साहब अब गवा चुके हैं, जाया कर चुके हैं, या जो ये 2 हफ्ते का एक टाइम फ्रेम हमें नजर आ रहा है 22 सितंबर तक, इसमें अगर खान साहब यू टर्न लेते हैं या माफी मांग लेते हैं तो कुछ और तब्दीली या बेहतरी हो सकती है आने वाले टाइम में? हाँ, नहीं, बेहतरी नहीं हो सकती, क्योंकि माफी उन्होंने एक दफा पहले मांग ली थी और उस फैसले में जो 2013 में हुआ था ये कहा गया था कि आइंदा ये अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो ख्याल से करेंगे और इस तरह की सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं या अदालतें हैं उनकी साख मजरू हो। तो उसमें बिल्कुल इनको क्लियर कर दिया गया था कि जी अब दोबारा आपको कोई माफी नहीं मिलेगी। और वैसे भी उसके बाद जो 3-4 जो केसेस आए हैं उसमें भी लोगों को माफी नहीं मिली। उसमें एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स का मामला, एक केस था जिसमें चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो थे उनसे कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने तल्ख कलामी की थी, तो उसमें भी उन्होंने माफी मांगी थी, जिसमें एक आईजी पुलिस भी थे, लेकिन उनको माफी नहीं मिली थी। फिर आप जानती हैं कि अभी रिसेंटली जो 3 केसेस हुए हैं, तलाल साहब का, निहाल साहब का और दानियाल साहब का, तीनों में माफी नहीं मिली थी। और उन तीनों की जो स्टेटमेंट्स थी वो डोमेस्टिक फोरम्स पे थी, वो सारे पाकिस्तान के टेलीविजन पे या सारे एक बड़े जलसे में नहीं थी, पब्लिक जलसे में। तो ये सारे ओवरटोन्स को देखते हुए माफी का चांस जो है वो बहुत मुश्किल होगा अदालत के लिए, क्योंकि 3-4 फैसले सुप्रीम कोर्ट के जो है वो माफी के रास्ते में रुकावट बनेगी। अच्छा इरफान कादिर साहब, हम देख रहे हैं कि फिर कल से ट्विटर पर जजेस और अदलिया के ट्रेंड्स बन गए, तो पीटीआई वालों की जो जबान की तलखी है वो भी बढ़ गई है। जैसे बाबर अवान साहब कह रहे हैं कि एक नतीजा अदालत के अंदर और दूसरा नतीजा अदालत के बाहर निकलेगा, ये वो क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो डरा रहे हैं, जजेस को डरा रहे हैं इस वक्त, जो मैं समझता हूँ। एक अदालत के अंदर है, एक अदालत के बाहर निकलेगा, तो वो बता रहे हैं कि हम पॉलिटिकली बड़े स्ट्रांग हैं,
तो अगर वाकई वो पॉलिटिकली इतने स्ट्रांग हैं तो फिर ये अफसोस वगैरह कहने की क्या जरूरत है। फिर वो पूरा चांस लें, वो कह दें कि जी आपने अगर कंटेम्प्ट लगानी है तो लगा दें। कौमों की जिंदगी में लीडरान जो है वो 3, 4, 6 महीने तो बर्दाश्त कर ही लेते हैं जेल जाने के, तो हम तो तैयार हैं जेल जाने के लिए। ऐसी बात तो इमरान खान साहब ने नहीं की। उससे लगता है कि इमरान खान साहब तो हरगिज नहीं चाहते कि उनको कंटेम्प्ट लगे, लेकिन बाबर अवान साहब गालिबन मामले को इस तरफ लेके जा रहे हैं कि उनको एक दफा कंटेम्प्ट लग जाए, ताकि फिर जो पीटीआई के जो सेकंड इन कमांड है वो उस वक्त फिर इन कमांड आ जाएंगे। फिर वो किस तरह से सारी सिचुएशन को हैंडल करेंगे, तो वो इशारा इस तरफ दे रहे हैं कि फिर हम पॉलिटिकली अपने आप को फाल बनाएंगे और हम अदलिया के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करेंगे। तो इन अ वे उस पर एक वेल्ड थ्रेट उन्होंने अपनी तरफ से बाबर साहब ने दी है। वल्लाह आलम ये थ्रेट में वो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा इरफान कादिर साहब, तलाल चौधरी साहब भी जब मीडिया पर आए बार बार उन्होंने भी गुफ्तगू की कि हमें तो कोई वार्निंग भी नहीं जारी की जाती थी, खान साहब को वार्निंग्स भी दी जाती है, नरमी बरती जाती है, ट्रीटमेंट हमारे साथ कुछ और तरीके से थी, कोई और तर्ज थी, खान साहब के साथ ट्रीटमेंट फर्क है। जिस तरह के माजी में हमने देखा कि गिलानी साहब भी जब ना अहल हुए, खान साहब की दफा भी हम मामला देख रहे हैं, तो आप भी इस बात पर एग्री करेंगे कि फर्क है वाज़ेह तौर पर। खान साहब नो डाउट उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ है, वो एक एक बहुत बड़ी तादाद में उनकी एक फॉलोइंग है। देखें अभी तक बावजूद के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो बड़े अच्छे जजेस हैं और उन्होंने बड़े सब्र का मुजाहरा किया है, लेकिन उसके बावजूद, सारे सब्र के बावजूद वो खान साहब को छोड़ नहीं सके। उनको नोटिस तो देना पड़ गया ना उनको, बल्कि फर्द जुर्म भी उन्होंने कह दिया कि हम आप पे आयद करेंगे। तो ये कहना कि वो सॉफ्ट रहेंगे काफी देर तक, उनके लिए मुमकिन नहीं होगा सॉफ्ट रहना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले उनके रास्ते में हायल आ रहे हैं, जिसका जिक्र चीफ जस्टिस साहब ने बड़े क्लैरिटी के साथ किया है कि उन फैसलों का हम क्या करें। आप वो पढ़ लें, आप वो देख लें, तो उससे तो उनकी इंटेंशंस जो है वो क्लियर है कि वो जो भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है उसी को फॉलो करेंगे जज साहिबान। तो इसलिए इस वक्त ये कहना कि वो बहुत सॉफ्ट इसमें जाएंगे तो ये कबल अज वक्त है। ये तो जब मामला जब निबट जाएगा उसके बाद पता लगेगा कि वो इसमें एवेंचुअली सॉफ्ट रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, पूरी सूरत हाल से मुतल्लिक डिटेल्स भी शेयर कर रहे थे, तबसरा भी कर रहे थे, फैक्ट्स भी शेयर कर रहे थे। प्रोग्रामिंग लेंगे छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दोबारा करते हैं जॉइन। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम का इंतकाल हो चुका है और बरतानिया पर सबसे तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाली मलिका एलिज़ाबेथ दोम 96 बरस की उम्र में वफ़ात पा गई। वो बरतानिया की तारीख़ में सबसे तवील अरसे तक तख्त नशीन रही। उनका ये दौर 70 सालों पर मुहित रहा और वो 1952 में तख्त पर बैठी और इस दौरान उन्होंने बड़ी बड़ी समाजी तब्दीलियाँ देखी। इस तमाम अरसे के दौरान बरतानिया में 15 वज़ीर आज़म तब्दील हुए। अपने इस दौर में वो पाकिस्तान भी 2 मरतबा तशरीफ़ लेकर आई। 1961 में पाकिस्तान आई, फिर 1997 में भी पाकिस्तान का इन्होंने दौरा किया। जो पहला दौरा इन्होंने किया वो शहजादा फिलिप के साथ पाकिस्तान पहुँची। बहुत सारी उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मशरकी साहब। हामिद मशरकी साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। अब शहजादा चार्ल्स जो कि अब बादशाह बन जाएंगे, कैसे देखते हैं आप? एक तो इट्स अ बिग लॉस फॉर यूके और बरतानिया के लिए ऑब्वियसली। वो तासुर छोड़ पाएंगे जो मलिका एलिज़ाबेथ दोम ने दुनिया पर एक इम्पैक्ट उनका रहा इतने तवील अरसे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि
मलका एलिज़ाबेथ दोयम की वफात के ऊपर पूरा इंग्लैंड सोगवार है, और ना सिर्फ ये बल्कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज और अमेरिका समेत दुनिया के 15 से ज़ायद ममालिक के जो झंडे हैं वो सरनिगू रहेंगे अगले 3 दिन तक, और पूरी दुनिया की जो खिदमात हैं उनको सराहा जा रहा है। यहाँ मैं आपको 1-2 बातें बताता चलूं कि मलका एलिज़ाबेथ ना सिर्फ बहुत मशहूर थी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मसरूफियात की वजह से, उसके साथ साथ उन्होंने दुनिया में बहुत सारे जो सफारती महाज थे उसके ऊपर भी अमन का पैगाम दिया, और वो अमन की हामी थी, और मुसलमानों के लिए दुनिया की तारीख की वो वाहिद मलका थी जिन्होंने 2008 में मस्जिदों का दौरा किया, और इस हवाले से वहाँ पर जो मुसलमान कम्युनिटी है वो भी इसमें सोमवार है। और एक और चीज आपको बताऊं कि जो जिस तरह आपने भी सवाल किया कि किंग चार्ल्स जो हैं, प्रिंस चार्ल्स से अब वो किंग चार्ल्स दोयम के नाम से जाने जाएंगे, और मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो बैकग्राउंड है और उन्होंने जिस तरह दुनिया में बैनुल मज़ाहब हमाहंगी और उसके ऊपर बैनुल कौमियत हमाहंगी पर काम किया है, दुनिया को उनसे बड़ी तवक्कुआत हैं कि अगर मौजूदा हालात में जहाँ पर बहुत ज्यादा मुआशरे और दूसरी तकसीम आ गई है तो उसमें प्रिंस चार्ल्स जो अब किंग चार्ल्स दोम हैं वो अपना किरदार बखूबी अदा करेंगे, और उम्मीद की जाती है कि वो मलका की जो लेगेसी है उसको लेकर आगे चलेंगे। अच्छा हामिद मशरकी साहब, बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है, तो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी इस हवाले से कि बरतानिया जमहूरियत भी है और यहाँ पर बादशाहत भी है, सो कैसे आप ये क्लियर करेंगे ये जो कंफ्यूजन लोगों में पाई जाती है इसको? बुनियादी तौर पर देखें, बरतानिया उन ममालिक में है जहां पर सैकड़ों साल से जो है वो बादशाहत रही, और उसके तमाम जो इख्तियारात थे वो 2 हिस्सों में तकसीम थे, बादशाहत और कलीसा यानी चर्च के दरमियान। फिर उसके बाद जब देखा गया कि चर्च का किरदार जो है वो सिर्फ मजहब की हद तक रहना चाहिए, और मुल्क को जब जमहूरियत की तरफ लाया गया 200 साल पहले, तो उस वक्त मलका का जो किरदार था उस वक्त भी बहुत ताकतवर था, लेकिन जूं बरतानिया के अंदर जमहूरियत मजबूत होती गई, खसूसन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 तक मुसलसल जो मलका या जो बादशाह होते थे, चाहे वो किंग जॉर्ज हो, चाहे वो मलका एलिज़ाबेथ हो या मलका एलिज़ाबेथ अव्वल हो, मलका विक्टोरिया हो, तो सबके इख्तियारात आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए। मौजूदा सूरत हाल के अंदर मलका का जो बहसियत सरबराह मुमलिकत इख्तियार है वो एक अलामती तौर पर है, वो किसी भी कानून के अंदर उनके दस्तखत जरूरी होते हैं, कोई भी जो कानून पास होता है या मुल्क की सरबराह है, लेकिन वहीं पर जमहूरियत के हुस्न के तौर पर तमाम जो इंतजामी इख्तियारात हैं वो वजीर आजम के पास हैं और पार्लियामेंट के पास हैं, जो 2 हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की तरह जैसे पाकिस्तान में सदर मुमलिकत का जो ओहदा है वो रियासत के सरबराह की हैसियत से है, इसी तरह मलका जो है वो बरतानिया की भी सरबराह है, बल्कि दुनिया के 14 कॉमनवेल्थ ममालिक की भी अलामती सरबराह है। हामिद मशरकी साहब, अपने इस पूरे 70 साल जो ये एक दौर रहा उनका, इसमें पाकिस्तान भी 2 मरतबा तशरीफ लेकर आई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से भी उनकी मुलाकात रही, तो ये मुलाकात, ये उनके जो विजिट्स थे फॉर पाकिस्तान, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और पाकिस्तान से जो ताल्लुक एक रहा उस हवाले से आप क्या रोशनी डालेंगे? 70 साल में मलका बरतानिया जो एलिज़ाबेथ थी उनका पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा। ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान का 2 बार दौरा किया, बल्कि मैं आपको ये बताता चलूं कि जो बकिंगम पैलेस में या जो दूसरे रॉयल पैलेसेस हैं उनमें जो तकरीबात होती थी, सालाना तकरीबात या कोई भी बड़ी तकरीबात, तो उसमें जो बड़ी तादाद में जो मशहूर अहमियत के हामिल पाकिस्तानी शख्सियात हैं, खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनको खुसूसी तौर पर दावत दी जाती थी, और कई जो थे उनके बड़े अच्छे जाती तौर पर मरासिम थे मलका एलिज़ाबेथ दोयम के साथ, और मलका एलिज़ाबेथ उनके लिए बहुत सारी वजह से उनकी रिस्पेक्ट करती थी, एक बरतानिया का ताल्लुक से भी और दूसरी बात से। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मशरकी साहब, आप हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और जो लोग मलका एलिज़ाबेथ दोयम की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, उनको एक नेटफ्लिक्स पर एक
सीजन है, सीरीज है, दे शुड वॉच। और आप किसी की लाइफ की जो स्ट्रगल है और ये जो एक पूरा इट्स अ लॉन्ग पीरियड, वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत दिलचस्प लगेगा। तो क्वीन के नाम से ये है, यू शुड वॉच इट, जरूर आपको देखना चाहिए। प्रोग्राम में इसके साथ ही लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, 11 बजे के हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। और पाकिस्तान पर जो इस वक्त आफत नाजिल हुई है सैलाब की सूरत में, एक नागहानी जो सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, कितने घर, कितने लोग, कितने ख़ानदान मुतासिर हुए हैं। और ऐसे में लाजमी है, मैं समझती हूँ कि हम पर फ़र्ज़ है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम इस हवाले से बात करें। जब तक सैलाब मुतासरीन जो मतलब फ्लड इफेक्टेड लोग हैं, जब तक उनकी प्रॉपर रिहैबिलिटेशन का आगाज़ नहीं हो जाता, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो जाती, जब तक ये लोग एक मरतबा फिर से आबाद नहीं हो जाते, मेरे ख्याल से हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें इनकी माली मदद करनी चाहिए, इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए जिस तरीके से भी हो। सैलाब मुतासरीन को इस वक्त हमारी ज़रूरत है, पाकिस्तानियों की ज़रूरत है। और इसी के लिए प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान और ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से मुल्की सतह पर इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। और ऐसे में ही आगाज़ किया गया है मिशन एसआर का, क्योंकि जब भी हमारे मुल्क पर कोई आफत की घड़ी आई है, हमारे हमवतन इमदाद पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहे। और अब एप्सेप और पामी ने सुपीरियर फाउंडेशन के ताउन से मिशन एसआर फ्लड रिलीफ फंड कायम किया। आप तमाम देखने वालों से भी मेरी गुजारिश है, अपील है कि इस इमदादी मुहिम का आप हिस्सा बने, इसमें जिस तरीके से भी हो सके आप कंट्रीब्यूट जरूर करें। मिशन एसआर है क्या, कितनी एड पहुंच चुकी है सैलाब मुतासरीन तक इस वक्त, ये सारी बातें जानेंगे और आप इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर वलीउद्दीन, वाइस चांसलर सर सैयद यूनिवर्सिटी, और प्रोग्राम में आगे हमारे साथ होंगे डॉक्टर इकबाल मेमन, CEO इंडस मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर वलीउद्दीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट भी करना चाहूंगी पामी की, एप्सेप की, सुपीरियर फाउंडेशन की जो ये काविश है, ये जो एफर्ट है, ये जो कोशिश है सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। हैट्स ऑफ टू यू, आपकी पूरी टीम, जितने लोग इसमें शामिल हैं उन तमाम लोगों के लिए। अब क्या सूरत हाल है इस वक्त सैलाब मुतासरा इलाकों की, कितनी एड पहुंच चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया ये मौका देने का। जाहिर है कि ये बहुत ह्यूज लॉस है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें ज़रूरत है इसको। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे एरियाज़ हैं, है, रिहेबिलिटेशन है, इमीडिएट सप्लाईज देनी है, फूड की, मेडिसिन की, तो एक बहुत बड़ा ह्यूज टास्क है और हम सबको ही मिलके इसके अंदर शामिल होना है, पूरी कौम को इसमें शामिल होना है, वरना ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे सबके लिए ही है। और ये ऐसा मौका है कि जो ज़्यादातर जो आफात आई हैं वो कभी लोकलाइज एरियाज़ में ज़्यादा थी। इस दफ़ा यह है कि अगर आप नॉर्थ से ले लें, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से लेके साउथ तक, सिंध, बलूचिस्तान, इसी तरह पंजाब, तो पूरा मुल्क ही किसी ना किसी तरह से इससे मुतासर हुआ है। और देखा जाए तो एक ह्यूज पॉपुलेशन जो है इससे अफेक्ट हुई। तो इसमें अब सब की जानिब से हमारे प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी ने ये कदम उठाया सबके साथ मिलके कि यूनिवर्सिटीज़ का क्या रोल होना चाहिए, हम किस तरह से इसको मोबिलाइज कर सकते हैं और इफेक्टिवली ये जो कैंपेन है किस तरह से रन कर सकते हैं और किस तरह से ये लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म पे क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी बनाई गई। तो जाहिर है कि अभी तो इमीडिएट जो टास्क है वो तो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का है कि हम किस तरह से उनको मदद पहुंचा सकते हैं। और इमीडिएट जो टास्क है उसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा है कि वो उनके पास बहुत सारे एरिया, जैसे हमने सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर हमने एक बहुत 2-3 स्टॉर्मिंग सेशंस किए और आइडेंटिफाई किया कि कहाँ पे हमें लैकनेस है या कहाँ पे जो है इमीडिएट ज़रूरत है। तो हमने सबसे पहले तो कुछ NGOs के साथ मिलकर कुछ ऐसे इलाके आइडेंटिफाई किए कि जहाँ पे अभी तक इमदाद नहीं पहुँच सकी और हमने पहले उनको टारगेट किया कि वहाँ पे इमदाद पहुँचाई जाए। और हमने जो है वो तकरीबन 1500 फैमिलीज के लिहाज से इनके फूड और जो मेडिसिन है, इसलिए कि बीमारियाँ भी बहुत तेज़ी से फैल रही हैं वहाँ पे उस एरियाज के अंदर। और ज़ाहिर है कि वहाँ पे रास्ते भी बंद है तो हमने बोट का भी इंतजाम किया और प्रॉपर वे में
हमने वहाँ पे इमदाद पहुँचाने का इंतजाम किया है ताकि उन फैमिलीज को जो अभी तक कट ऑफ है वहाँ पे हम उसका इमदाद पहुँचा सकें। और लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो ये है कि हमने उस पर डेलिब्रेट किया कि इससे ज़्यादा जो अगले दिनों में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए उनके पूरे घर वगैरह तबाह हो चुके हैं। जी लॉन्ग टर्म तो डॉक्टर साहब प्लानिंग बहुत जरूरी है ना। लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर हम नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम ये नहीं कर पाए दैट मीन्स कि हम फिर कुछ भी नहीं कर पाए। तो इन लोगों को दोबारा से मैं बार बार बात करती हूँ कि आबाद करना, उनका घर बनाना, उनको खुशहाल करना, उनको मेंटली स्टेबल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर इकबाल मेमन, आपकी जानिब मैं रुख करूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि लॉन्ग टर्म बहाली के कौन कौन से बड़े इकदाम हैं जो आप समझते हैं कि उठाए जाने चाहिए? ये रोजगार का जरिया पैदा करना चाहिए जो अभी जो है बहुत बड़े सैलाब की वजह से तबाह और बर्बाद हो गया। दूसरा जो है उनके मकानात जो हैं वो तकरीबन जो कच्चे और थे नीम पुख्ता वो सब जो हैं खत्म हो गए हैं। उनके लिए उनकी मकानात की तामीर है, क्योंकि मेन चीजें दो चीजें हैं जो रोजगार और मकानात की तामीर। जब तक ये नहीं होंगी तो वो नहीं हो सकेंगे। इसलिए कि हेल्थ या फूड वगैरह तो हम सब के सब प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये मुस्तकिल दो चीजें चाहिए जो उनको आगे बढ़ने के लिए जरूरी है उसको। ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी एनर्जी को यूटिलाइज किया जा रहा है, उनके थ्रू नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हुआ है। उनके जज्बे को भी मैं समझती हूँ कि यहाँ पर अप्रिशिएट करने की बहुत जरूरत है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त जो है यूं समझें कि हमारे जो है पूरा मुल्क एक यूनिटी में बना हुआ है। खासकर बच्चों में बड़ा जोश और जज्बा है जो इस चीज को कर रहे हैं, और उसके लिए हर बंदा जो है, बच्चे खासकर स्टूडेंट जो हैं, हर लोगों की खिदमत करने में लगे हुए हैं, माली तौर पर भी, तिब्बी तौर पर भी, और जो उनके साथ जो है फाइनेंशियल भी तौर पर जो भी सपोर्ट हो सकती है वो ज्यादा से ज्यादा वो कर रहे हैं बच्चे बड़े जोश और जज्बे के साथ। हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। वैसे भी देखें अभी कोविड का बहुत खतरनाक दौर गुजरा है, इसके बाद ये सैलाब का आया है। हमारी मेडिकल की और यूनिवर्सिटी की जो भी टीमें हैं वो फ्रंटमैन का किरदार अदा कर रही हैं। अभी भी हमारे जो है इकरा यूनिवर्सिटी के जो है फाउंडर हैं वो इसी में जो है अंदरूनी सिंध आए हुए थे इन्हीं तिब्बी इमदाद के सिलसिले में, और जो है उनको डेंगू हो गया और उसमें एक्सपायर हो गए वो। That's very sad, very unfortunate। बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही तकलीफ की बात है जब हम देखते हैं वहाँ के लोग जिस तरह से मुतासिर हुए हैं, जैसे घर उनके ख़त्म हो चुके हैं, खाने के लिए उनको मदद का इंतज़ार करना पड़ता है, बच्चे उनको दूध नहीं मिल पा रहा। तो कि बहुत बड़ी तादाद में मैं समझती हूँ कि एड वहाँ पर पहुँच रही है, लेकिन फिर भी जितना भी किया जाए सर वो कम है अभी। तो हमें बहुत ज़रूरत है, हमारी गवर्नमेंट को बड़ी ज़रूरत है कि वो बड़े ठोस इक़दामात उठाए कुछ अरसे के लिए, सियासत को सियासी तरजीहात को परे रखकर, साइड पर रखकर सैलाब मुतासरीन के लिए जो कुछ हो सकता है आई बिलीव कि हमें वो करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। हमारे जितने भी जो हैं सियासी लोग हैं उन सबको एक ही प्लेटफार्म पे जमा होकर लोगों के लिए बहाली के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी चाहिए, क्योंकि अभी देखें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। रेलवे का हो, रोड्स हो, गाँव हो, फसलें हो, सब तबाह हो चुके हैं, पुल हो। सिर्फ सिंध में नहीं, पंजाब, बलोचिस्तान, सरहद हर जगह पर यही हाल है। इसलिए हम सबको मिलकर जो है एक नया पाकिस्तान बनाने की जरूरत है। बिल्कुल। और ये सारे इख्तलाफात भूलकर हमें एक यूनिटी के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू। डॉक्टर वलीउद्दीन, कमिंग टू यू, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, मिशन एसआर के साथ किस तरह से उसका पार्ट बन सकता है? जितने लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, जितने लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और क्या आप उनसे अपील करना चाहेंगे कि किस सूरत में इमदाद की जाए, किस चीज की सैलाब मुतासरीन को सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत है? अभी जैसे आपने भी आइडेंटिफाई किया और पानी के रिप्रेजेंटेटिव ने भी आइडेंटिफाई किया कि इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट है वो तो फूड की है और जो मेडिसिन है, और फिर उसके बाद जो है वो घर, जाहिर के सबके घर वगैरह तबाह हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुई है, और वो जिस इलाकों से गए हैं उसको वापस से अपने इलाकों में लेके जाना, उसके तो ये बहुत सारे इश्यूज आएंगे, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी है, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं। तो हमें जिस तरह से, अब जाहिर है कि यूनिवर्सिटीज़ का रोल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जाहिर है कि हमारे स्टूडेंट का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए
पूरे एरियाज के अंदर ही हमारे स्टूडेंट हर यूनिवर्सिटीज के मौजूद हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा नेटवर्क कायम कर लिया है और वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ही है तो हमने हमारे स्टूडेंट्स को हमने बहुत ज़्यादा इंगेज किया और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें उससे मिली, तो वो जो है उसके ऊपर रखते हुए हमने वो सारे एक्शंस प्लान किए हैं। तो जाहिर है कि ये एक बहुत इफेक्टिव वे में जो है हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, जो भी फंड्स हमें अवेलेबल हो रहे हैं। तो मिशन एसआर के तौर पे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ आगे आएँ, हमारे साथ ताउन करें। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे प्लेटफॉर्म से हम उनसे शेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने डेटा आइडेंटिफाई किया है। लेकिन एक चीज़ जो कि मैं अगेन कहूँगा, लास्ट सैलाब के बाद और इस सैलाब के 2010 बहुत सारी चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की और गवर्नमेंट और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को मेरे लिए रिक्वेस्ट होगी और सबसे कि हमने उस यानी कि क्लाइमेट चेंज जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ग्लेशियर्स हमारे बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और डॉक्टर वलीउद्दीन ये वो नुक्ता आप उसको हाईलाइट करें जिस पे मेरे ख्याल से पूरा प्रोग्राम होने की जरूरत है। पूरी कौम को, पूरी अवाम को, हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को भी अवेयर करने की, एजुकेट करने की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज की तरफ आपने इशारा किया और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे जो हुक्मरान है, जब तक उनका इंटरेस्ट नहीं होगा इनकी बहाली के लिए, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी गुजारिश है तमाम हुक्मरानों से कि वो इसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट लें ताकि हम आबाद कर सकें हमारे बलोची, सिंधी या जितने भी जहां जहां सैलाब आए उन तमाम बहन भाइयों को। अब बहुत शुक्रिया डॉक्टर वलीउद्दीन, डॉक्टर इकबाल मेमन, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मिशन एसआर के हवाले से जो कोशिश, जो काविश आपकी जानिब से की जा रही है, हैट्स ऑफ टू यू एंड थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में लेंगे ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ और जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जब ये सेगमेंट मेरे साथ शेयर किया गया मेरी टीम की जानिब से, तो मैंने इस पर बिलीव नहीं किया और मुझे यकीन है कि आप लोग भी सुनेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी। स्पेशली पंजाब में रहने वालों को, लाहौर में रहने वालों को दुख होगा ये सेगमेंट सुन के, ये खबर सुन के। और ख़बर ये है कि लाहौर, आपको पता है कि दुनिया का, पाकिस्तान का, पंजाब का तो दिल है और पाकिस्तान का एक खूबसूरत तरीन शहर इसको तस्वुर किया जाता है। लेकिन जो खबर आ रही है, जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, जो तहकीक सामने आ रही है, उसके मुताबिक लाहौर दुनिया की सबसे आलूदा शहर करार पाया और कराची का नंबर 7वां है। पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर को बुध के रोज दुनिया भर में सबसे आलूदा तरीन शहर करार दिया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 पॉइंट्स है, जबकि कराची का इंडेक्स है 132 जो रिकॉर्ड किया गया। और इस तरह ये आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची 7वें नंबर पर है। और लाहौर में आलूदगी की वजूहात की जो वजूहात है उस हवाले से हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद है डॉक्टर एजाज अहमद, माहिर माहौलियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि लाहौर का भी शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में हो सकता है। इसके क्या रीजन है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, लाहौर पहले भी जो है आलूदा शहरों में शुमार होता रहा है और उसकी सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ वो रीज़न है वो ये है कि हमारे जितने भी एयर पोल्यूशन के जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो लाहौर में मौजूद हैं। उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो ट्रांसपोर्टेशन, जो व्हीकुलर एमिशन है वो उसका होता है, जो कि तकरीबन 40 से 45% जो है एयर पोल्यूशन उसकी वजह से होती है। उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज़ हैं, फिर उसके साथ साथ लाहौर के इर्द गिर्द जितना भी आप इलाका देखें वो डेवलप हो रहा है। उसके लिए जो ईंटों की ज़रूरत है, तो ईंटें, जो भट्टे हैं ईंटों के, वो जो है जो भेंगते हैं धुआं, वो उसमें शुमार होता है। उसके बाद फिर हमने जितने भी जो ग्रीन एरियाज़ हैं उनको कन्वर्ट कर दिया हाउसिंग में, और सड़कें चूँकि चौड़ी करने के लिए आपने वो जो ग्रीन बेल्ट थी या ग्रीन एरियाज़ थे वो तकरीबन ख़त्म ही होते जा रहे हैं लाहौर में। आल्दो के लाहौर जो है वो बागों का शहर कहलाता है, वो कॉलेजों का शहर कहलाता है, लेकिन अगर हम देखें वो जो बाग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ रहे हैं। और बागों के अलावा भी अगर आप देखें जो ग्रीनरी है, चूँकि वो सारा का सारा इलाका जो डेवलप हो रहा है इस वक्त लाहौर के चारों तरफ, लाहौर जो है वो कसूर के साथ मिल गया है एक तरफ, दूसरी तरफ भाई फेरू के साथ मिल गया है, एक तरफ शेखुपुरा के साथ मिल गया है। तो हर तरफ से जो अगर आप देखें तो लाहौर
में जो पहले जो ग्रीनरी थी, जो सब्जा था, जो एग्रीकल्चर लैंड थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रही है हाउसिंग में। तो वो फिर एक और फैक्टर ये है कि जो पिछले चंद दिनों से जो एक तो एयर क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं, जो विंड की जो डायरेक्शन है इंडिया से जो है वो पाकिस्तान की तरफ वो आ रही है, उसमें भी कुछ फैक्टर ये होता है कि उनके भी शहरों के जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो एयर पोल्यूशन है, वो भी इसके साथ साथ जो है वो आती है। फिर एक फैक्टर होता है डिस्पर्शन का, कि अगर कोई जो नेचुरल डिस्पर्शन हवा की वजह से वो हो जाती है कि वो डिस्पर्स हो जाते हैं पार्टिकल्स जो हैं। अब जो इस वक्त विंड की जो स्पीड है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो बहुत स्लो है, जिसकी वजह से ये डिस्पर्शन भी काम नहीं कर रही। तो वो ये सारे के सारे अवामिल जब डॉक्टर साहब आपने मुख्तलिफ अवामिल का जिक्र किया, लेकिन जो मेजर फैक्टर है मैं आपसे वो पूछना चाहूंगी, क्योंकि जब से स्मोक का सीजन आना शुरू हुआ है आफ्टर सितंबर या अक्टूबर में, तो हुकूमत सारा मलबा डालती है यूजुअली भारत पर। तो क्या इसमें हकीकत है, या जो फैक्टर्स जिनका जिक्र आपने पहले किया, पोल्यूशन का जिक्र आपने किया, एयर क्वालिटी जो खराब हो रही है, इंडस्ट्रियल एरिया या फिर दरख्तों का उस तरीके से ख्याल नहीं किया गया, तो ये एक्चुअली जो मेजर फैक्टर है ये भारतीय फैक्टर है, या फिर हमने खुद कोई प्लानिंग नहीं की? देखिए, भारतीय फैक्टर अभी तो शुरू नहीं, उस तरह नहीं शुरू हुआ मैसिव स्केल पे, जहाँ पे वो क्रॉप की जो रेजिडुअल बर्निंग होती है, कि जिसमें फसल जो चावल की है, जो धान की फसल है, ये जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है तो उसके बाद फिर वो जलाते हैं, उसके जो भी रेजिड्यूज़ हैं जो बच जाता है, तो वो अभी शुरू नहीं हुआ। तो उस हवाले से वैसे जो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स हैं जो इंडिया में जो इर्द गिर्द शहर हैं, जो लाहौर के करीब जो हैं, उससे हो सकती है, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस वक्त नहीं है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कंट्रीब्यूशन है वो यही है कि हमारे जो व्हीकुलर एमिशन हैं, हमारे जो अपने जो ज़राए हैं, जैसे ईंटों के भट्टे हैं, ये जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि ये जो 45% तक जो है एयर पोल्यूशन का जो बाइस है वो ये व्हीकुलर एमिशन होती हैं, और लाहौर में अगर हम देखें वो शायद उससे ज़्यादा होंगी। उसकी वजह ये है कि लाहौर में वो रिक्शा भी हैं, लाहौर में बसेस भी हैं, डीजल गाड़ियां हैं जो, और वो उनको मॉनिटरिंग का जो सिस्टम एक ज़माने में विक्स के नाम से व्हीकुलर इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम शुरू हुआ था, वो भी शायद उस तरह केटर नहीं कर रहा, क्योंकि उसके मुताबिक हर 6 महीने बाद गाड़ी ने जो है वो सर्टिफाई होना था और फिर वो उसने सड़क पे आना था। तो अभी मुझे नहीं पता कि वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो ये अवामिल जो सारे के सारे मिलके जो है ना ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर एक और चीज़ जो डिस्पर्शन का, जिस तरह मैंने कहा, पेशावर इस वक्त लाहौर के मुकाबले में है, वहाँ पे भी यही फैक्टर्स हैं कि वहाँ तो इंडिया का फैक्टर नहीं है, लेकिन ये है कि आपके जो रिक्शे हैं, मोटरसाइकिलें हैं, आपके जो डीजल गाड़ियाँ हैं, जो बसेज हैं, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये डॉक्टर साहब आई टोटली एग्री विद दैट। आप जो मुख्तलिफ अवामिल बता रहे हैं उसने हमारे माहौल को, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी एयर क्वालिटी को बहुत हद तक डैमेज तो किया है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारी हुकूमती नाअहली पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि खान साहब के दौर में मेवाकी के जंगलात जो लगाए गए थे, बनाए गए थे, उससे कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, वो जंगलात तो अभी बहुत ही अर्ली स्टेज पे हैं। जंगल जितना भी होगा, जितने भी फॉरेस्ट होगा, जितने भी प्लांटेशन होगी, चाहे वो जंगल ना भी हो, इंडिविजुअल लोग घरों में भी लगाएं, वो कार्बन जो है एब्जॉर्ब करते हैं। सिक्वेस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है जो नेचुरल है। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगेंगे तो वो उस प्रोसेस को सपोर्ट मिलेगी। तो उस तरह, और मेवाकी जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत बड़े इलाके में नहीं होता, वो छोटे छोटे इलाकों में होता है, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे, अगर जिस तरह हमारे जो पार्क्स हैं, हमारे जो रोड साइड प्लांटेशन है, अगर उसको घरों में, हर घर में, अगर जैसे एक कनाल का घर है या 10 मरले का घर है, अगर उसके लिए मैंडेटरी कर दिया जाए कि आपने 3 पौधे लगाने हैं, तो वो एक मैं समझता हूँ कि जो उसकी सिक्वेस्ट्रेशन है उसकी कैपेसिटी को एनहांस करने की ज़रूरत है। मतलब 2 तरह से इसको रोका जा सकता है। एक तो ये है कि हम उसको कंट्रीब्यूशन को कम करें, दूसरा ये है कि वो जो नेचुरल मैकेनिज्म एक मौजूद है हमारे पास नेचुरली, कि जो दरख्त हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, उसको एनहांस करें, तो उससे हम कुछ ना कुछ जो है वो बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। लेकिन इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि ये पौधे एकदम तो बड़े हो गए, प्लानिंग है, और ऐसा नहीं है कि रातों रात जो है वो चुटकी बजाते कुछ शहर की सूरत हाल या पोल्यूशन खत्म हो
सकती है इसमें जहां पर हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, वहीं पर आवाम की, आपकी, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे क्लीन कर सकते हैं और इसमें अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर एजाज अहमद, माहिर माहौलियात, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। प्रोग्राम में बढ़ेंगे आगे और अब जरा तस्करा करेंगे हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार का, जिनकी 2 छक्कों ने पाकिस्तान को फाइनल तक रसाई दिलवा दी। यकीनी तौर पर मैं बात कर रही हूँ नसीम शाह की, और जिनके चर्चे हैं हर जगह, मुल्क में भी, मुल्क से बाहर भी, और उनकी जो ग्रेट परफॉर्मेंस रही और बड़ा उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि नसीम शाह की जो ये पूरी जर्नी रही, उनका जो पूरा क्रिकेट से एक सिलसिला रहा, उनका ताल्लुक रखा, उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट थी उनके वालिद साहब। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो इतनी रुकावट के बाद कैसे फिर एक सक्सेसफुल करियर की जानिब अब वो गामजन है, तो क्या पीछे हिस्ट्री रही, कितने चैलेंजेस रहे, ये सब कुछ हम जानेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनको काफी क्रेडिट जाता है नसीम शाह की कामयाबी के हवाले से, क्योंकि दिस वाज अ पर्सन जो कि बहुत सपोर्टिव रहे उनकी क्रिकेट जर्नी के हवाले से। मैं बात कर रही हूँ नसीम शाह के खालू जान की, जिनका नाम है अहमद हुसैन साहब। अहमद हुसैन साहब, थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया कि आपने मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नसीम शाह की कामयाबी का क्रेडिट नसीम भी आपको दे रहे हैं, आपके चर्चे तो खूब हो रहे हैं, हम सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नसीम शाह जो हमें पे हम बड़े खुश हैं, रात वाले में जो उसने खेला तो हम उस पर बड़े खुश हैं और सारा इलाका उस पर फख्र कर रहा है, और इसके लिए ना मुकामी लोगों को भी पता है और सारे दुनिया इस लोग को जानते हैं। जो एकेडमी के जो ऑनर है सलमान भाई, उनको भी पता है। उसने मुझे स्पेशली बुलाया था कि आज नसीम जिस मुकाम पे है तो सारा क्रेडिट अहमद भाई को है। बल्कि यहाँ तक उसने मुझे यहाँ तक भी कह दिया कि मैं एक प्रोग्राम बनाऊँगा, इसमें इंजमाम भाई होगी, मुदस्सर नसर साहब, मुश्ताक सारे को मैं इन्वाइट करूँगा, एक बड़ा प्ले ग्राउंड होगा जिसमें मैं आपको मेहमान खसूसी बनाऊँगा और ये क्रेडिट दूँगा कि आज नसीम जिस मुकाम पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ अहमद भाई की वजह से है। तो उसकी बेसिकली वजह ये थी कि फैमिली में उसकी मतलब नसीम खुद ने मुख्तलिफ इंटरव्यू में बात कही थी कि हमारे फैमिली इस तरह कोई समझदार बंदा नहीं था कि क्रिकेट क्या चीज़ है, क्रिकेट से पहले प्रैक्टिस करना क्या होता है, फिर आगे जाना कैसे होता है। उन बेचारा उसको खुद कह रहे हैं कि मुझे खुद भी पता नहीं कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको पता है, जिसको क्रिकेट की समझ होती है कि इस बंदे के अंदर कुछ चीज़ छुपी हुई है, वो मुझे नज़र आ रहा था। तो उसकी वजह से मैंने ये सोच लिया कि यार इसका टैलेंट ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि हमारे लोकल एरिया में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, न इतने एकेडमी मशहूर एकेडमी नहीं है। लाहौर के अंदर ज़ाहिर बात है सारी फैसिलिटीज़ है। तो मैंने उसको सपोर्ट किया, उसको लाहौर लेके गया, वहाँ पे अब्दुल कादिर एकेडमी जो है जो NCI के पास है, वहाँ पे मैंने उसको दाखिल करवाया और वहाँ पे ना फिर रोज़ उसके साथ जाता रहा, उसके कोचेस वगैरह से इस बार डिस्कस करता रहा। वो भी ये कह रहे थे कि इस बंदे के अंदर ना बड़ा टैलेंट है। बल्कि मुश्ताक भाई से फिर मेरी मुलाकात हुई तो उसने भी ये बात कही कि ये आम बॉलर नहीं है, ये पाकिस्तान का नाम कमा के नहीं देगा बल्कि दुनिया में नाम कमा के देगा। तो आज उसके परफॉर्मेंस जो आपके सामने है कि उसने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान के अंदर जो हालात आई है लोगों के चेहरों पर एक खुशी बखेर दी, तो सारे मतलब पाकिस्तान के आवाम खुश है। तो ये हमारा फख्र नहीं है बल्कि सारे। आप जैसा कि मैंने अपने सेगमेंट के आगाज में भी बताया कि ये सुनने को मिल रहा है कि नसीम के जो फादर हैं, उनके जो वालिद हैं, वो उनके हक में नहीं थे। जैसा यूजली पेरेंट्स करते हैं ना कि बच्चों का या लड़कों का खास तौर पर खेल में ध्यान ना हो, पढ़ाई पर तवज्जो, तो वो एक रुकावट रहे। तो आपने कैसे नसीम के वालिद को कन्विंस किया, उनके फादर को आपने? जी जाहिर बात है, जब किसी को क्रिकेट की समझ ना हो, फैमिली में किसी ने क्रिकेट खेला ही ना हो, उसको कैसे समझ आएगी। हम तो बचपन से खेलते रहते, क्रिकेट को देखते रहते, करीब से देखते रहते, मतलब बड़े शौक से सुनते रहते हैं। और वो पुराने ज़माने में टीवी पे नहीं, रेडियो पे हम बड़े शौक से सुनते थे। ये बच्चा था, मेरे हाथ फला, फिर ज़्यादा वक्त उसने मेरे साथ गुजारा, फिर इसके अंदर मैंने उसको जिमेंटली तौर पर उसको तैयार किया। लेकिन ये बात अड़े आ रही थी कि मेरे फैमिली सपोर्ट जो है वो किस तरह होगी। तो फिर मैंने वालिद साहब उसको मना भी कर रही थी कि नहीं ये अंग्रेज़ों वाला खेल है, आप इसको नहीं खेलना है, रोज़ को डांटते थे। बल्कि उसके वालिद साहब ने भी मुख्तलिफ इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मैंने उसको डांटा था कि तुमने क्रिकेट नहीं खेलना है, तुमने पढ़ाई में दिलचस्पी लेना। लेकिन उनकी इंटरेस्टिंग जो है वो क्रिकेट के अंदर थी। वो छुप के जाके खेलता था, मुख्तलिफ टूर्नामेंट जहाँ टेप बाल के जो होते उसमें खेलता था। मैंने मुंडा हमारे गाँव है, वहाँ पर मैंने इसको देख लिया, तो मैंने वहाँ पर मैंने महसूस कर लिया
कि बंदा जो है ना ये बहुत आगे जा सकता है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं इसको लेके गया, एक स्पोर्ट्स गाला है जो मलकन के अंदर, वहाँ पे इसने परफॉर्मेंस दी, वहाँ पे सबसे बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड लिया। उसके बाद स्वात के अंदर जो ओपन ट्रायल हो रहे थे अंडर 16 के, वहाँ पे भी उसका इंतखाब हुआ। और उसके बाद पेशावर में ओपन ट्रायल 3 दिन ट्रायल हो रहे थे, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह उसने परफॉर्मेंस दी, वहाँ पे भी उसका मतलब इंतखाब हुआ। और अपने परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अंडर 16 के अंदर जो पेशावर रीजन की टीम है उसमें उसके सिलेक्शन हो, उसमें उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान के जो टॉप बॉलर है उसका अवार्ड हासिल किया। अच्छा, हम नसीम की चर्चा वैसे तो क्रिकेट के मैदान में अब बहुत ज़्यादा ही है, घरेलू प्लानिंग क्या चल रही है? अम्मी की तरफ से, वालिद की तरफ से, आपकी तरफ से थोड़ा सा जोर है, शादी के भी कोई प्लान वगैरह बनाए जा रहे हैं कि नहीं? अब रिश्ते तो खूब आ रहे होंगे। जी, वैसे सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ ट्रेंड चल रहे हैं, लेकिन बेसिकली मुझे जहाँ तक पता है इसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि क्रिकेट जब से आप देखते रहते हैं जो बड़े बड़े स्टार मुख्तलिफ स्कैंडल बनते रहते हैं, लेकिन उसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन वैसे जितना मुझे मालूम है अभी तक उसका शादी का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अभी उसकी उम्र बड़ी कम है, अभी उसके खेलने का अहमद हुसैन साहब, नसीम शाह के छक्कों के बाद घर में, इलाके में ऑब्वियसली उनकी जो फैन फॉलोइंग है अब तो वो वर्ल्ड वाइड ही है, पूरी दुनिया में इतना पसंद किया जा रहा है उनके क्रिकेट स्टाइल को, लेकिन आपके गांव में, इलाके में क्या सूरत हाल है? कितने फैंस हैं और कितना प्यार उनको मिल रहा है? कल जब मैच खत्म हुआ तो एक बड़ा सा हुजूम आ गया, एक जमगफीर आ गया, इतना क्राउड आ गया। वैसे हम पठान के कल्चर इस तरह है कि लोग हवाई फायरिंग करते रहे, 3-4 बजे तक लोग पटाखे और हवाई फायरिंग करते रहे, नाचते रहे, डोल बजाते रहे, और क्या अजीब सा सीन था। उस फीलिंग हमको बयान हमारे पास अल्फाज नहीं है। और रात भर लोग आ रहे थे, कल दिन भी लोग आ रहे थे, आज भी लोग आ रहे थे, और ये खुशियाँ मना रही थी। ये फीलिंग थी कि वो खुशी की अल्फाज वो हम बयान नहीं कर सकते। क्या खुशी थी कि हमारे अल्लाह पाक ने हमारे इलाकों की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद हुसैन, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक स्ट्रगल होती है जब फैमिली का सपोर्ट बड़ा मायने रखता है, बड़ा कीमती होता है। जब आप कुछ बनना चाहते होते हैं, कोई ख्वाब लेकर आप आते हैं शहर, और उसमें अगर फैमिली सपोर्ट करे तो आप देखें कि नसीम का जो फ्यूचर है, जो प्रेजेंट है वो कितना ब्राइट है, और जो फ्यूचर है, आने वाला जो वक्त है वो कितना कलरफुल और वो कितना ब्राइट होगा इंशाल्लाह ताला। इसी तरह से पाकिस्तान का नाम आप रोशन करते रहे, फखरे पाकिस्तान बनते रहे। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे रूह अफ़ज़ा के किचन में और बताएंगे कि आज क्या बन रहा है। अभी नहीं बताऊंगी, ब्रेक के बाद बताऊंगी, साथ रहिए। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में खुशामदीद। हुमा रोज़ रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं, खुशबू फैलाती हैं हमारे स्टूडियो में, दिल हमारा बहलाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुमा, आज भी आप इतना फ्राइडे का दिन है और फ्रूट्स आप लेकर आई हैं, सेहत के हवाले से खैर बहुत अच्छे हैं। सो आज वो कहते हैं ना कि दिल को रोकने की जरूरत नहीं है, तो फ्रूट्स तो खाए जा सकते हैं। बिल्कुल, फ्रूट्स भी क्या बनने क्या वाला है फ्रूट से? बिल्कुल जी, रूह अफ़ज़ा के किचन में आज रूह अफ़ज़ा एक तो सबसे पहले खुद इतना रिफ्रेशिंग है, उसका अपना अरोमा इतना अच्छा है, अपनी खुशबू जो कि खालिस अरकियात से 100% नेचुरल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के जो है अरकियात उनसे बनाया गया है, तो उसकी अपनी खुशबू इतनी रिफ्रेशिंग होती है ना नबिया। तो उसके साथ जो है आज हम रूह अफ़ज़ा फ्रूट क्रश बना रहे हैं, फ्रूट सैलेड कह सकते हैं आप। रूह अफ़ज़ा फ्रूट सैलेड है, और उसके अंदर जो है मैंने कटे हुए जो है फल लिए जो मेरे पास अवेलेबल थे, वो मैंने ले लिए, जिसके अंदर सेब है, आड़ू है, आम है, बनाना है। तो ये सब जो है ये स्मॉल कटिंग में ले लिया मैंने। और सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम एक बाउल के अंदर जो है पानी लेंगे, ठंडा पानी ले लेना है आपने, ऑलमोस्ट 1.5 गिलास के करीब। और उसके अंदर जो रूह अफ़ज़ा है जी हमारा, जो कि पिछले 110 सालों से ज़्यादा अरसे से जो है बच्चों और बड़ों सबका फेवरेट जो है। पानी पीते नहीं है वैसे, अगर आप बच्चों को शरबत दे दें और रूह अफ़ज़ा का, तो पानी भी अंदर चला जाता है, जायका भी मिलता है बच्चों को। अच्छा, और उसके अलावा नबिया कोई मौसम नहीं होना चाहिए रूह अफ़ज़ा तो मेरे से ऑल सीजन है। ऑल सीजन है जी रूह अफ़ज़ा। तो ये सबसे पहले हमने इसके अंदर रूह अफ़ज़ा मिक्स कर लिया, ठीक। उसके बाद कॉर्न सिरप जो है वो ऐड करेंगे, कॉर्न सिरप, बिल्कुल। उसके साथ जो फ्रूट्स हैं मेरे पास कटे हुए, उसके अंदर केले, और इसके साथ सेब हैं जी कटे हुए,
यानी जो भी सीजनल फ्रूट है हमारे पास, सीजनल फ्रूट्स ले लें, आड़ू ले लें। कटिंग आपने बड़ी बारीक की हुई है इसकी, कोई जो फ्रूट सैलेड या फ्रूट क्रश है इसके अंदर, ताकि हर बाइट के अंदर जो है हर फल आ सके। ठीक, जिस तरह हर बाइट में हमारे रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर आएगा, उसी तरह हर फ्रूट का भी फ्लेवर आना चाहिए। और चॉप्ड मैंगो है। अब ये सारे फ्रूट्स जो हैं ये मैं ऐड कर दूंगी ये जो रूह अफ़ज़ा और कॉर्न सिरप हमने रेडी किया है उसके अंदर। ये फ्रूट्स ये हमने ऐड कर दिए। रूह अफ़ज़ा एंड कॉर्न सिरप का जो हमने मिक्सचर बनाया था उसके अंदर और ये अभी इसके साथ जो है नबिया वॉलनट्स, चॉप्ड वॉलनट्स ले लें। अगर आपके पास खाली वॉलनट्स नहीं है तो आप बाकी नट्स ड्राई जो है वो लेके चॉप्ड वो आपने इसके साथ इसकी गार्निश कर देनी है। तो ये ड्राई चिल्ड सर्व करेंगे, फुल चिल्ड सर्व करेंगे और छोटे बाउल्स में आप डाल के इंडिविजुअली जो है इसकी सर्विंग बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। साथ में आप इस तरह की एक सर्विंग बड़ी बना लीजिए और आपके गेस्ट आए और चिल्ड जो है आप उसको आप सर्व करें। थैंक यू सो मच हुमा, वीकेंड पे आपने इतनी रिफ्रेशिंग रेसिपी हमारे साथ शेयर की है, ज़रूर भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। और फ्रूट है इसमें, रूह अफ़ज़ा है, वैसे भी बहुत हेल्दी है, बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए भी। सो जनाब एंजॉय करें आप भी अपना वीकेंड। इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को आपसे। हुमा, आपका बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी रेसिपी आपने हमारे साथ शेयर की। बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।